मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दो ध्रुवीयता का अंत, उसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा सोवियत संघ के विघटन के कारण। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में क्या सुधार की और उन सुधारों का क्या परिणाम हुआ, और परिणाम क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो आज हम देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे, और सिर्फ एक मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार इसका कारण नहीं था, कुछ और भी कारण थे। ठीक है, तो देखते हैं पहला कारण, अंदरूनी कमजोरी। हेडिंग नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अंदरूनी कमजोरी। ठीक है, क्या लिखा मैंने, अंदरूनी कमजोरी। पॉइंट में है, हेडिंग नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अंदरूनी कमजोरी, अंदरूनी कमजोरी किसमें, संस्थाओं में। कहां की संस्थाओं में, सोवियत संघ की संस्थाओं में। किन संस्थाओं में, आर्थिक संस्थाओं में, आर्थिक संस्थाओं में और राजनीतिक संस्थाओं में और प्रशासनिक संस्थाओं में। ठीक है, प्रशासनिक संस्थाओं में। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कारण, पहला कारण, सोवियत संघ में अंदरूनी कमजोरी आ चुकी। जो सोवियत संघ की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में क्या आ चुकी थी, आंतरिक कमजोरी। कैसी, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में। देखो, आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो चुकी थी। ध्यान से सुनिए, इसका बता रहा हूं। आर्थिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो चुकी थी। जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उनका उत्पादन कम हो चुका था। इसके साथ साथ जो सोवियत संघ में खाद्यान्न उत्पादन है, वो खाद्यान्न उत्पादन की दर सालों साल गिरती जा रही थी। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन की दर सालों साल गिरती जा रही थी, और खाद्यान्न का हमें क्या कराना पड़ रहा था, आयात कराना पड़ रहा था। कहां से, दूसरे देशों से, विशेष अमेरिका से ही मंगाना पड़ रहा था। तो आर्थिक क्षेत्र में ये हुआ, हम इस तरीके से कमजोर, सोवियत संघ इस प्रकार कमजोर होता गया। फिर राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जो यहाँ की जनता है, सोवियत संघ की जनता, ये इसको शक और संदेह की दृष्टि से देखने लगी। किसे, सोवियत संघ को शक और संदेह की दृष्टि से देखने लगी, क्योंकि इनको क्या हो रहा था, धीरे धीरे कुछ ज्ञान होता चला जा रहा था कि हम क्या है, हम वास्तव में पिछड़ते जा रहे हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में भी इनका जो इनकी जो समझ थी वो बढ़ती जा रही थी, और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा था, सोवियत संघ पर पड़ रहा था। ठीक है, प्रशासनिक, यानी कि जो यहाँ का प्रशासन देखने वाले हैं, ये प्रशासन देखने वाले जो लोग थे, ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, काम में अक्षमता प्रकट कर रहे थे। क्या काम है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे, काम में अक्षमता प्रकट कर रहे हैं, और यहाँ फिर एक भ्रष्टाचार का बोलबाला होने लगा। तो इस तरीके से हम पहला कारण देख रहे हैं, अंदरूनी कमजोरी। सोवियत संघ में क्या आ गई, आंतरिक रूप से कमजोरी आई, और उस कमजोरी का परिणाम क्या हुआ कि सोवियत संघ विघटन हो गया इसका। ठीक है, एक कारण ये है। दूसरा, गहन आर्थिक दबाव। समझिए इस बात को, गहन आर्थिक दबाव। सबसे ज्यादा ये आप समझ रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था पर ही दबाव पड़ रहा है। अभी गहन आर्थिक दबाव कहां से आया, देखिए, गहन आर्थिक दबाव, दूसरा कारण समझा रहा हूं मैं। सोवियत संघ ने अपने जो संसाधन है, उन संसाधनों को अधिकतम परमाणु हथियारों पर और सैन्य साजो सामान पर लगाया था। किस पर, परमाणु हथियारों पर और सैन्य साजो सामान पर। इसके साथ साथ पूर्वी यूरोप के अपने पिछलगू देश, यानी कि जो उनका अनुसरण कर रहे थे, उन देशों के विकास पर लगाया। सोवियत संघ ने अपने अधिकतम संसाधन कहा, परमाणु हथियारों पर, सैन्य साजो सामान पर और पूर्वी यूरोप के अपने पिछलगू देशों पर। इसका परिणाम क्या हुआ, अपने यहां प्रयोग करने के लिए उसके पास संसाधन कम होते चले गए, और इस पर आर्थिक दबाव ज्यादा बढ़ता चला गया, ज्यादा बढ़ता चला गया। जब आर्थिक दबाव ज्यादा होगा तो प्रेशर किसका पड़ेगा, जनता का। तो जनता का दबाव पड़ना शुरू होता है किस पर, गहन आर्थिक दबाव का परिणाम क्या हुआ, जनता का दबाव किस पे, सोवियत संघ पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो दूसरा कारण हमने ये देखा, ठीक है, कि गहन आर्थिक दबाव क्यों पड़ा। तो क्यों पड़ा, क्योंकि सोवियत संघ ने अपने अधिकांश संसाधनों को कहां लगाया था, परमाणु हथियारों पर, सैन्य साजो सामान पर और पूर्वी यूरोप के पिछलगू देशों पर। कल हमने इसके अलावा पढ़ा था कि 1979 में इसने क्या, अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप किया, वहां भी इसको अधिकांश अपने संसाधन लगाने पड़े। ठीक है, इसके पश्चात तीसरा,
मैं सिर्फ तरक्की लिख दे रहा हूं। देखिए क्या हुआ, सोवियत संघ के नागरिकों की जानकारी बढ़ती चली गई। उनको एक बात का पता चला। वो क्या बात थी कि सोवियत संघ पश्चिमी मुल्कों से यानी कि अमेरिकी गुट से पिछड़ता जा रहा है। ठीक है, सोवियत संघ पश्चिमी मुल्कों यानी कि अमेरिकी गुट से पिछड़ता जा रहा है, वहां का विकास ज्यादा हो रहा है। जबकि सोवियत संघ के नागरिकों को क्या समझाया जाता था, वहां की सरकार क्या कहती थी कि जो साहब हमारा सोवियत संघ है वो अमेरिका से बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, हम आगे चल रहे हैं। लेकिन जब इनको वास्तव में ज्ञान और जब वास्तविकता पता चली तो इनको गहरा मनोवैज्ञानिक धक्का लगा। किसको? यहाँ की जनता को। ठीक है, देखो सब इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जनता पर प्रभाव पड़ रहा है। कोई भी काम देख रहे हैं आप, इन सब का प्रभाव कहां पड़ रहा है? जनता पर पड़ रहा है। तो अंत में आपको जनता ही दिखेगी। ठीक है, तो पश्चिम के मुल्कों की तरक्की का ज्ञान सोवियत संघ के लोगों को हो चुका था। इसका क्या हुआ, इन पर गहरा एक मनोवैज्ञानिक धक्का लगा और वो जो अपनी शासन सत्ता है उसको शक की नजर से, संदेह की नजर से देखने लग जाते हैं। ठीक है, चौथा क्या हुआ साहब, अब देखिए यहां पर अब केंद्रीकृत सत्ता। चौथा क्या है? केंद्रीकृत सत्ता। केंद्रीकृत सत्ता, ये सारे पॉइंट में है बेटा। ठीक है, केंद्रीकृत सत्ता, आप इसको ये मत समझिए हेडिंग में। केंद्रीकृत सत्ता पिछले 70 साल से यहां पर क्या हो रहा था, जो सत्ता थी वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में। किसके हाथों में? कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में थी। यहाँ की सत्ता किसके पास थी? कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में। अब ये जो केंद्रीकृत सत्ता है, देखिए ध्यान से सुनिए। पहली बात, ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। समझ गए? सुधार करने की इनमें इच्छा नहीं थी। दूसरी बात क्या, इनमें सुधार करने की इच्छा नहीं थी। किसमें? ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है यहाँ पर। समझ आ रहा है आपको? तो पहला मैंने क्या कहा, ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही, इनमें सुधार करने की इच्छा नहीं थी। यहां पर क्या हुआ, भ्रष्टाचार अधिकतम मात्रा में बढ़ता चला गया। तीसरी बात। चौथी बात, जो पार्टी के लोग हैं उन पार्टी के लोगों को विशेषाधिकार दिए गए थे, यानी कि उनको काफी ज्यादा अधिकार मिले हुए थे, उनके पास अधिकारों की कमी नहीं थी। और जनता दूसरी तरफ क्या है, अधिकारों बिना अधिकारों के बेचारी परेशान हो रखी थी। तो केंद्रीकृत सत्ता देखिए, यानी कि सारी बातों किसके इर्द गिर्द घूम रही है? सत्ता के इर्द गिर्द घूम रही है। जनता परेशान है और सत्ता में बैठे हुए लोग क्या थे, वो खुश थे, उन्हें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यानी कि जनता पर प्रभाव पड़ रहा है। तो चौथा कारण हमने आपको क्या बताया, केंद्रीकृत सत्ता। पांचवा कारण, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार। अब देखिए, कल हमने वैसे पढ़ लिए, थोड़ा सा बता देता हूं। मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार करना प्रारंभ किया। कहां पर? सोवियत संघ में। सुधार करना जब उन्होंने शुरू किया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि सोवियत संघ में इच्छाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक ज्वार उठता है। ठीक है, ये लोग क्या चाहते हैं? देखिए, गोर्बाचेव ने सुधार किए। अब सुधार वो धीमे धीमे ही हो रहे थे, अपनी गति से होने थे सुधार, लेकिन वहां क्या हुआ, वहां की जनता को ऐसा लगा कि एकदम से सुधार होने चाहिए। और जब एकदम से सुधार नहीं हुए तो वहां की जनता भड़क गई। मिखाइल गोर्बाचेव ऐसा नहीं कि सुधार नहीं कर रहे थे, वो सुधार कर रहे थे, लेकिन वो सुधार जनता की इच्छा, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि जनता तीव्र गति से सुधार चाहती थी। इसके साथ साथ मिखाइल गोर्बाचेव को अपनी पार्टी के अंदर भी अपनी पार्टी के अंदर भी विरोधों का सामना करना पड़ा। उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने इन सुधारों में उनका साथ नहीं दिया। तो एक कारण ये था। और लास्ट कारण जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है राष्ट्रवादी भावनाओं। क्या कहा? राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। ध्यान से सुनिए, जो ये पॉइंट है ना, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छाओं का उभार, ये जो पॉइंट है ये सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक और अंतिम कारण सिद्ध हुआ। सोवियत संघ राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार, मैंने क्या कहा,
सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ क्या यहाँ पर? रूस हो गया, ठीक है, रूस, बाल्टिक गणराज्य, रूस, बाल्टिक गणराज्य, पूर्वी यूरोप के देश और यूक्रेन, जॉर्जिया, इन लोगों ने क्या कर दिया? इन्होंने अपने यहाँ आंदोलन कर दिया एक तरीके से, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि अपने आप को अलग करने की शुरुआत कर दी। ये लोग सोवियत प्रणाली से असंतुष्ट हो गए थे, ठीक है, सोवियत प्रणाली से असंतुष्ट हो गए। कौन? रूस हो गया, बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक गणराज्य के 3 देश, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। तो मैं क्या कह रहा हूं? राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का वार, यहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाओं का ज्वार उमड़ता है, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम। किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति प्रेम। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब क्या? हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये क्या चाह रहे हैं? हमारा देश ऐसा हो जिसमें कोई दूसरा देश हस्तक्षेप न करे, न हमारे बाह्य मामलों में, न हमारे आंतरिक मामलों में। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना उमड़ती है, संप्रभुता की भावना उमड़ती है, और इसका जो हमें सबसे पहला प्रमाण दिखाई देता है वो कहाँ पर? रूस हो गया, बाल्टिक गणराज्य हो गए, यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, इन गणराज्यों में हमको दिखाई दे रहा है। अब मध्य एशियाई गणराज्यों का क्या हुआ? देखिए, मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रीयता का भाव नहीं दिखाई देता, ध्यान से समझ जाइए, ठीक है ना। मध्य एशियाई गणराज्य कल ही बताए थे, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? ये लोग भले ही क्या थे? रूस से अलग थे, लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता की मांग नहीं की, लेकिन लोगों को लग रहा था कि स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले ये करेंगे। तो ये रहे हमारे सोवियत संघ में विघटन के कारण, सोवियत संघ में विघटन के कारण। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी विघटन की परिणतियां। अब विघटन की क्या परिणतियां हुई, ठीक है, विघटन की परिणतियां, क्या काम है? विघटन की परिणतियां, विघटन की परिणतियां, ठीक है, हमने क्या लिखा? विघटन की परिणतियां। अब जो सोवियत संघ में विघटन हो चुका है उसकी क्या परिणतियां हुई? तो विघटन की पहली परिणति क्या होती है कि शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। विघटन की पहली परिणति क्या हुई? शीत युद्ध की समाप्ति। क्या कहा मैंने? शीत युद्ध की समाप्ति। अब ध्यान से समझिए, विघटन की पहली परिणति क्या हुई? शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध, अब जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है दिसंबर 1991 में, शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इनके मध्य उत्पन्न विचारधारात्मक विवाद भी खत्म हो जाता है। ये विचारधारात्मक विवाद क्या था? विचारधारात्मक विवाद हमने शुरू में पढ़ा था, वो था कि लोकतांत्रिक पूंजीवादी प्रणाली ज्यादा अच्छी है या फिर साम्यवादी समाजवादी प्रणाली ज्यादा अच्छी है। तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ कौन सी विचारधारा का था? समाजवादी विचारधारा। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि वैश्विक पटल पर कौन सी प्रणाली अब काम करेगी? पूंजीवादी प्रणाली काम करेगी, यानी कि जो वैचारिक मतभेद था, ठीक है, जो विचारधारा का मतभेद था वो समाप्त हो गया। जिस विचारधारा ने हथियारों की होड़ प्रारंभ की थी, परमाणु हथियारों का जखीरा लगाया था, विश्व को 2 गुटों में बांट दिया था, यहां पर सैन्य गुट बन गए थे, वार्सा पैक्ट और आपके नाटो। तो इस तरीके से जो ये सब चीज उत्पन्न की थी, ये सब किसने उत्पन्न की थी? विचारधारात्मक विवाद ने। किसने उत्पन्न किया था इसको? विचारधारात्मक विवाद ने। वो विचारधारात्मक विवाद अब खत्म हो गया, ठीक है, विचारधारात्मक विवाद क्या हो गया? खत्म हो गया। बात क्लियर हो गई? पहला तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और इसके साथ साथ क्या हो गया? विचारधारात्मक विवाद भी खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट, अमेरिका का दबदबा कायम हो गया। अब क्या काम है आपसे? अमेरिका का दबदबा कायम हो गया, अमेरिका का दबदबा कायम हो गया। ये 2 ध्रुवीयता का अंत पढ़ रहे हैं हम, तो आपको दिख रहा होगा ये 2 ध्रुवीयता, ठीक है, अमेरिका का दबदबा कायम। अब ये विश्व एक ध्रुवीय होता चला गया। यहां से 2 ध्रुवीयता का मतलब ध्रुव तो आपने भूगोल में भी पढ़े होंगे, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उसी जैसा मान करके यहाँ पर क्या किया गया? पूर्वी गुट को पूर्वी ध्रुव माना है इन्होंने
और पश्चिमी गुट को पश्चिमी ध्रुव, इसीलिए इसको दो ध्रुव कहा गया। ठीक है, दो ध्रुव यानी कि एक आगे और एक पीछे, उत्तर दक्षिण वाला सीन। तो यहाँ पर अब दो ध्रुवीयता का अमेरिका का दबदबा क्या हो गया, कायम हो गया। तो जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ कुछ संभावनाएं थी। संभावना ये थी, पहली संभावना कि अमेरिका का दबदबा कायम हो जाएगा। दूसरी संभावना कि विश्व के विभिन्न देश मिलकर बहुध्रुवीय विश्व की शुरुआत करेंगे। विश्व में विभिन्न देश मिलकर क्या करेंगे, बहुध्रुवीय विश्व की शुरुआत करेंगे और वैश्विक प्रणाली को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, अमेरिका का दबदबा कायम हो गया। अमेरिका का दबदबा कायम करने में उसकी सहायता किसने की, विश्व बैंक हो गया और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया। ठीक है, क्या हुआ कि जो सोवियत संघ से निकले हुए देश थे, सोवियत संघ से अलग हो गए जो देश थे, अब सब देश स्वतंत्र हो गए। ये सारे देश अब किस तरफ मुड़ने लगे, पूंजीवादी विचारधारा की तरफ मुड़ने लगे, यानी पश्चिमी गुट की तरफ मुड़ने लगे। तो अब इन देशों को क्या करना था, अपनी जो सोवियत प्रणाली उस प्रणाली को त्यागना था और उस प्रणाली को त्याग करके पूंजीवादी प्रणाली में जाना था। पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीवादी प्रणाली के साथ चलने के लिए इनको सहायता किसने दी, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने। अब ये वर्ल्ड बैंक और IMF इनकी सलाहकारी और ताकतवर संस्थाएं बन गई। ठीक है ना, तो IMF और वर्ल्ड बैंक की सहायता से क्या किया, अमेरिका ने अपना दबदबा कायम किया विश्व पर। तीसरा पॉइंट क्या होगा, अब यहां पर अलग अलग देश हमको देखने को मिलेंगे। क्या काम है आपसे, हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, अलग अलग देश देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर होगा नए देशों का उदय। तीसरी परिणति क्या हुई, नए देशों का उदय हो गया साहब अंतरराष्ट्रीय मंच पर। अब नए देशों का उदय का मतलब देखिए, जैसे रूस एक अलग देश बन गया। पूर्वी यूरोप में जो देश जो सोवियत गणराज्य के अंतर्गत थे उन सब ने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। ठीक, और मध्य एशियाई गणराज्यों ने भी अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। देखिए, पूर्वी यूरोपीय देशों ने अपने संबंध किससे बनाए, यूरोपीय संघ से। ठीक है, किससे बनाए, यूरोपीय संघ से, और साथ ही वो नाटो में शामिल हो गए। ध्यान से सुनिए, पूर्वी यूरोप के देश कहां, नाटो में शामिल हो गए और इसके साथ साथ उन्होंने अपने संबंध किससे, यूरोपीय संघ में अपने संबंध बनाना शुरू किया। ठीक है, रूस ने क्या किया, चीन के साथ अपने रिश्तों में और सुधार करना शुरू किया, साथ ही यूरोप के देशों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया। मध्य एशियाई गणराज्यों ने क्या किया, मध्य एशियाई गणराज्य इन्होंने क्या किया, रूस के साथ, ध्यान सबसे ज्यादा किसके साथ, रूस के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने का काम किया है कि ये रूस के साथ गहरे रूप से जुड़े हुए रहे। इसके साथ ऐसा नहीं कि खाली रूस के साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ साथ इन्होंने विश्व के दूसरे भागों पर भी अपने पहुंच बनाने की कोशिश की, ये वहां भी जुड़ना लगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, नए देशों का उदय हो गया है। कहां पर, आपके अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर। मानचित्र में पहले से ही थे लेकिन अभी स्वतंत्र हो गए एक तरीके से। तो दो ध्रुवीयता के अंत के अंतर्गत आज हमने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, और दूसरा कारण क्या पढ़ा, विघटन की परिणतियां। विघटन के कारण में जो जो मैंने आपको बताया वो सारे आंसर वो सब पॉइंट में है, किसमें, वो पॉइंट वाइज। ठीक है, और ये जो है ये हेडिंग वाइज है, ये 3 हेडिंग्स है, ये तीनों हेडिंग है, और वो बाकी जितने 5-6 थे वो सब किसमें है, पॉइंट्स में है। ठीक है, चलिए और प्रश्न लिखिए पहले थोड़ा सा, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, तथा इसकी क्या परिणतियां हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।